देखिए आपका पुलिस अधिनियम में सेक्शन आपका 16 आपका पढ़ाया जा रहा था। एक 15 में एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए वो छूट गया था, वो लिख लीजिए। 15A में एक क्वेश्चन और बनता है, उसको लिखिए। आपका 15A में 15A में आपका एक और क्वेश्चन जो बनता है, वह जो संशोधन यूपी में हुआ है उससे बनता है। वो छूट गया, उसको भाई कवर कर लिया जाए तब आपका अगले सेक्शनों पर आ जाए। उसमें आपका दो मॉडल ये बनता है, और कि जो 1900 एक तो मॉडल बनता है कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस सन में एमेंड किया गया 15A में, तो आपका वो बताया गया था कि 1939 यानी कि 1939 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य ने 15A में संशोधन किया है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है कि संशोधन द्वारा क्या किया गया, तो जो प्रतिकर की मांग के लिए एप्लीकेशन देने का समय आपका 1 मास था, उसको 3 मास बढ़ाया गया। यानी कि आपका 3 मास, हाँ नहीं नहीं, वो अलग बात है। सामान्यतः 3 मास, यानी कि आपका 3 मास वो है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दो मॉडल और नया बन सकता है, एक बना भी है कि ये संशोधन कब से लागू किया गया, तो वह लिख लीजिए आपका नोट्स में, अगर न हो तो 1/1/1939 यानी कि 1 जनवरी 1939। 1 जनवरी 1939 यानी कि 1/1/1939 ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट कर सकता है। 1 जनवरी 1939 को ये लागू हुआ। जो इस समय दूसरा मॉडल आपका बनने का चांस है, आजकल ये बन जा रहा है कि जो अमेंडमेंट हुआ है, एक दो बार ये बन जाता है कि उसका एक्ट नंबर क्या है और सेक्शन क्या है। तो आपका पूरा एक बात लिख लीजिए, तो संशोधन अधिनियम 1939 का कहीं लिख लीजिए, उसी पे नोट्स पर ही लिख लीजिए, नोट्स। संशोधन अधिनियम 1939 की धारा 2 तथा अधिनियम संख्या 2, यानी कि आपका एक नंबर भी 2 था, और एक नंबर 2 का जो सेक्शन था, माने एक नंबर 2 का जो सेक्शन था वह भी कौन था, 2 था। यानी कि आपका ये पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका दिखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ एमपी में आपका धारा और एक्ट नंबर से भी पूछा जाता है। तो हो सकता है यूपी आयोग भी, तो बस याद रखना है कि अगर एक्ट नंबर इसमें आगे जोड़ दे कि किस एक्ट नंबर द्वारा, तो 2 द्वारा, और सेक्शन उस आपका एक्ट नंबर का कौन था 1939 का, तो सेक्शन भी 2 था। तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ बनने के चांस रहते हैं। अब आइए अगली धाराओं को देखा जाए। आपका 3 धाराएं एक साथ पढ़ी जाती है, धारा 17, 18 और 19। इसकी भूमिका थोड़ा देख लिया जाए, और तब आपका छोटी छोटी ही धाराएं हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका बन जाता है। पहला आपका ये देखना है कि पहला जो मॉडल बनता है कि स्पेशल पुलिस अफसर या विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में प्रावधान आपका किन किन धाराओं में दिया गया है। तो अगर विशेष पुलिस अधिकारी पूछे और सभी सेक्शन पूछे, तो ऐसी दशा में आप 3 सेक्शन मार कराएंगे, ये पहले याद रखना है। आपका धारा 17, 18 और 19। अब स्पेशल जो पुलिस अफसर है, इसमें जो आगे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि विशेष पुलिस अधिकारी की जो नियुक्ति होती है, वह
कैसे की जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति स्पेशल पुलिस अफसर बना दिया गया तो ऐसी दशा में उसका कर्तव्य क्या होगा, शक्ति क्या होगी। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे विशेष पुलिस अधिकारी बनाया गया है, अगर विशेष पुलिस अधिकारी बनने से इनकार करता है तो ऐसी दशा में वह कितने दंड का भागी होगा, यानी कि क्या सजा पाएगा। 3 सेक्शन में 3 बातें: विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, उसके बाद उसका पावर, और अगर बिना किसी उचित कारण के आप स्पेशल पुलिस अफसर बनने से क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, तो आप कितने दंड के भागी होंगे। ये रट्टा मार कर सब जाना है और कोई उपाय नहीं है। सेक्शन भाई फिर एक बार आपको बाद में रटवाया भी जाएगा, लेकिन प्रयास करिए कि इसी बार सेक्शन से तो गलती न हो किसी भी हाल में। जैसे ही स्पेशल आता है 2-3 कोरिलेट भी करना है उस पर नोट्स में ही कोरिलेट कर लीजिए, वहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। और जैसे ही विशेष शब्द आए तो आप विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट 3 प्रावधानों को सीआरपीसी से जोड़ेंगे और वहां से भी सेक्शन मिलाने के लिए एपीओ में क्वेश्चन आया है। यानी कि पहले सीआरपीसी का 3 धाराएं कवर करिए स्पेशल पर, यानी कि जहां जहां विशेष हो तो आप 3 धाराएं कवर करेंगे। पहला आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सेक्शन पूछा है कई राज्यों में, तो सीआरपीसी की धारा 13 यानी कि 13 उसको लिख लीजिए, लिखेंगे तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर सीआरपीसी में पूछे, सेक्शन आ चुका है कई राज्यों में, तो आप सेक्शन 13 मारेंगे। इसी में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पूछ ले, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, तो सेक्शन 18 मारेंगे, यानी कि धारा 18 सीआरपीसी की। और इसी में अगर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट पूछ ले तो सेक्शन सीआरपीसी का मारना है 21। तो 3 धाराएं फिर मैं दोहरा रहा हूँ। एक क्वेश्चन प्री में बनने का सेक्शन से चांस रहता है। धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, 18 में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट और 21 में आपका विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक बार पावर आपका ये पूछा गया था कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर किसके बराबर होता है, तो इनको पावर उच्च न्यायालय देता है। अब समस्या यह है कि किसके बराबर पावर दे सकता है, तो पैरल आजकल पूछा जा रहा है, किसके पैरल। तो आपका जवाब रहेगा, बैठिए, किसके पैरल, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पैरल, यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की, या सभी शक्तियां या कुछ शक्तियां, या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां या कुछ शक्तियां हाई कोर्ट इन्हें दे सकता है। तो ऊपर वाला देखा जाए तो क्या मार कर आएंगे, किनके समकक्ष इनको पावर दिया जा सकता अधिकतम, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये भी ऐसा क्वेश्चन आपका मने बन सकता है, क्योंकि उत्तराखंड पिछली बार आपका ऐसा मॉडल बनाया था, आपका मने ऐसा मॉडल पैरल पर भी बनाया जा रहा है। आइए अब देखा जाए धारा 17 पुलिस अधिनियम की, अब सही रहेगा विशेष पुलिस अधिकारी। इसमें 3-4 पॉइंट याद रखना है। विशेष पुलिस अधिकारी कौन नियुक्त करेगा, कौन अपेक्षा करेगा, विशेष पुलिस अधिकारी किसे बनाया जाएगा, और आपका कह सकते हैं यही 2-3 बातें पढ़नी है और यही 2-3 बातों से क्वेश्चन भी बनता है। देखिए शब्द सब है। आपका धारा 17 स्पेशल पुलिस अफसर, तो जब यह प्रतीत हो कि कोई विध विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है
या उचित रूप से होने की आशंका है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इंडिकेशन मिले या जब ये आपका महसूस हो जाए कि आपका या तो अनलॉफुल असेंबली हो गई है, तो कल ही बताया गया था कि अनलॉफुल असेंबली आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन है। कल मैं डिटेल में बताया था किस सेक्शन में, 141 में व्यक्तियों की संख्या कम से कम बताई गई 5 और कितने उद्देश्यों में से एक या अधिक के लिए जुटे हों 5। तो उन व्यक्तियों के जमाव को, एकत्रीकरण को अवैध सभा या विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। तो अगर ये प्रतीत होता है कि इस आईपीसी के सेक्शन 141 के तहत अनलॉफुल असेंबली हो गई है या होने की अभी संभावना है, यानी कि 5 या 5 से अधिक लोग क्या करेंगे, एक जगह जुट सकते हैं और 5 उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक को करने के लिए। या दूसरा आपका राइट या बलवा हुआ है या हो सकता है, तो बलवा भी कल बताया गया था। धारा आपका 15A में बलवे की परिभाषा आईपीसी में रख डालिएगा, 146 में है बलवा में कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं, 5। और सामान्य उद्देश्य यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में 5 ने बलवे का कोई भी मेंबर किसका प्रयोग करता है, बल या हिंसा का, तो विधि विरुद्ध जमाव कब राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनमें से सभी नहीं, सभी में से एक या अधिक, मान ये नहीं कि 10 लोग हैं तो 10 लोग, दो भी लोग क्या प्रयोग करते हैं, बल या हिंसा, तो हम क्या कहेंगे, बलवा। या तो बलवा हो गया है या होने की क्या है संभावना। अगला देखिए, और या युक्त रूप से आशंका है, आशंका माने संभावना है, और शांति के परिरक्षण के लिए यहाँ या शांति भंग हुई है, यानी कि आपका जो पीस है किसी इलाके की, या तो वह ब्रीच हो गई है, भंग हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है या होने की संभावना है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पहला पॉइंट ये बना कि स्पेशल आपका पुलिस अफसर की नियुक्ति क्यों की जाती है, तो दे देगा आपका विधि विरुद्ध जमाव होने के कारण, बलवा होने के कारण, शांति भंग होने के कारण या इनकी आशंका के कारण, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। अगला शब्द देखिए, हाँ ये आपका आशंका है, और शांति के परिरक्षण के लिए सामान्यतः नियोजित पुलिस बल उस स्थान में जहां ऐसा विद्रुप जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है या होने की आशंका है, शांति के परिरक्षण के लिए और निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जिस इलाके में ये सब हो रहा है वहाँ पुलिस तो है, लेकिन इतनी पर्याप्त संख्या में नहीं है कि वह बलवा, शांति भंग या विधि विरुद्ध जमाव को रोक सके या वहाँ के निवासियों को इससे प्रोटेक्शन दे सके या वहाँ के निवासियों के संपत्ति की रक्षा कर सके। यानी कि उस इलाके में पुलिस बल अपर्याप्त है कि पर्याप्त है, तो सफिशिएंट नहीं है, याद रखिए। तो तो तब निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन अपेक्षा करेगा कि अतिरिक्त पुलिस बल की इस इलाके में नियुक्त किया जाए, तो आपका कौन पुलिस अधिकारी, वो अंडरलाइन करना है, निरीक्षक। निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर, यानी कि या तो इंस्पेक्टर करेंगे या इंस्पेक्टर से ऊपर के पुलिस अधिकारी, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा बैरक पर। यानी कि इंस्पेक्टर से नीचे के पुलिस अधिकारियों को आपका अपेक्षा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कि इंस्पेक्टर
यानी कि निरीक्षक या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से न्यायिक न मार दीजिएगा। किस मजिस्ट्रेट से अपेक्षा करेंगे? कार्यपालक मजिस्ट्रेट से। निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट से यह आवेदन करें कि आसपास के इतने निवासी जितने पुलिस अधिकारी अपेक्षा करे ऐसे समय के लिए और ऐसी सीमाओं के अंदर जैसा वह आवश्यक समझे विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिए जाएं और तब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को स्पेशल पुलिस अफसर नियुक्त करेगा जब तक कि कोई विपरीत कारण दिखाई न दे, यानी कि जब तक कि कोई आपका मने कमी न हो या कोई विपरीत कारण न हो, तब तक मजिस्ट्रेट ऐसे पुलिस अधिकारी के आवेदन पर वहां के आम जनता को क्या बना देंगे, यानी कि स्पेशल पुलिस अफसर। तो इसमें आपका लास्ट लाइन ये बना कि स्पेशल पुलिस अफसर किसको बनाया जाता है? तो उस क्षेत्र के निवासियों को। किस? यानी कि आपका प्राइवेट व्यक्ति को, पुलिस को नहीं, पुलिस तो है ही। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उस इलाके में पुलिस बल की संख्या क्या है? कम है। कौन बनाता है? तो आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट। लेकिन किसके आवेदन पर? आपका इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी के आवेदन पर। क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट आवेदन पर किसी व्यक्ति को, यानी कि मने स्पेशल पुलिस अफसर नियुक्त करने के लिए बाध्य है कि नहीं? बाध्य हैं। लेकिन अगर कोई विपरीत कारण उसे प्रतीत होता है तो वह कारण दर्शाकर क्या कर सकता है? इनकार भी कर सकता है। तो इस प्रकार विशेष पुलिस अधिकारी किसको बनाया जाता है? तो उस क्षेत्र के आम जनता को। आम जनता मतलब निवासियों को। फिर एक बार बताइए, निवासियों को स्पष्ट किस धारा के किस स्पष्टीकरण में किया गया है? तो कल डिटेल में कल ही बताया गया, सेक्शन 15 के कहा एक्सप्लेनेशन में। अगला देखिए 18, विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां। तो जब कोई व्यक्ति स्पेशल पुलिस अफसर नियुक्त कर दिया गया तो उसको क्या पावर होगा? तो जितना पावर एक पुलिस को होता है वे सभी पावर कौन अब रखेगा? स्पेशल आपका पुलिस अफसर। बस एक लाइन, यानी कि स्पेशल पुलिस अफसर का पावर किसके पैरल होगा, किसके समानांतर होगा? तो जो एक पुलिस वाला सामान्य नियुक्त किया जाता है, जितना पावर उसको है उतना ही पावर किसको होगा? स्पेशल पुलिस अफसर को। लेकिन अभी एक दो बातें बैरक से और कवर होगी। आपका देखिए बैरक की भाषा भाई, आपका 18 धारा, इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक पुलिस अधिकारी की शक्तियां, विशेषाधिकार और परित्राण पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे और वह पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने के लिए दायित्वाधीन होगा और वैसी ही शास्त्रियों और वैसे ही अधिकारियों के अधीनस्थ होगा, यानी कि सब कुछ उसका। जैसे एक पुलिस अधिकारी जो शक्ति रखता है वह शक्ति रखेगा, जो पुलिस अधिकारी विशेषाधिकार रखता है वह विशेषाधिकार रखेगा, और जो पुलिस अधिकारी परित्राण रखता है, इसको लिख लीजिए, परित्राण मतलब छूट, भाई उन्मुक्ति ना है तो लिख लीजिएगा, परित्राण मतलब कि छूट या उन्मुक्ति होता है। तो फिर एक बार देखिए, सामान्य पुलिस अधिकारी को जितना पावर कानूनन है वे सभी पावर इस स्पेशल पुलिस अधिकारी को होगा, पहला शक्ति। दूसरा आपका प्रिविलेज, यानी कि जितना विशेषाधिकार आपका सामान्य पुलिस अधिकारी को प्राप्त है अब इस विशेष पुलिस अधिकारी को भी प्राप्त होगा। आपका विशेषाधिकार का मतलब ये हुआ कि अगर ये विशेष पुलिस अधिकारी आपका बल का प्रयोग करता है
तो इसके खिलाफ तब तक कोई व्यक्ति मुकदमा नहीं कर सकता जब तक कि राज्य सरकार अनुमति न दे दे। ये सामान्य। इसके बाद परित्राण, यानी कि जितनी छूट सामान्य पुलिस अधिकारियों को प्राप्त है, अब उतनी छूट किसको प्राप्त होगी? आपका स्पेशल पुलिस अधिकारी को। अब कर्तव्य क्या करेगा? तो जो पुलिस का कर्तव्य है वही कर्तव्य अब किसका होगा? स्पेशल पुलिस अफसर का। क्या इसको शास्ति या दंड दिया जा सकता है कि नहीं? तो जिस प्रकार एक पुलिस अधिकारी को दंड, उसी प्रकार इसको भी दंड। जिस प्रकार एक पुलिस अधिकारी जिसके अधीनस्थ होते हैं, वह भी उन्हीं अधिकारियों के क्या होगा? सबॉर्डिनेट। यानी कि किसके पैरल हो गया? पुलिस अधिकारी के। भले वर्दी न पहना, उससे मतलब नहीं है। सामान्य पुलिस अधिकारी कांस्टेबल के पैरल होते हैं। अगला देखिए धारा 19 बाई 19 भी आपका पूछी जाती है। धारा 17 की पूरक धारा है, इसको बना लेना है कि सेक्शन 19 किसकी सप्लीमेंट्री सेक्शन है, किसकी पूरक धारा है। तो आपका जवाब रहेगा, हो सकता है पूछ ले, धारा 17 की पूरक धारा है। तो अब तक जितनी पूरक धाराएं बताई गई वो कम से कम याद करके जाइए। पहला आपका बताया गया था कि सेक्शन आपका 15A किसकी सप्लीमेंट्री सेक्शन है? 15 की। फिर 16 बताया गया किसकी पूरक धारा है? तो 13, 14, 15, 15A की। फिर आपका 19 किसकी पूरक धारा है? 17 की। तो 19 में आपका क्या है? पहले भूमिका एक लाइन देख लीजिए कि अगर किसी निवासी को, माने वहाँ के निवासी को स्पेशल पुलिस अफसर अपॉइंट कर दिया गया और वह स्पेशल पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने से इनकार करता है और बिना किसी उचित कारण के, तो ऐसी दशा में वह दंड का भागी होगा। यानी कि धारा 17 के तहत स्पेशल पुलिस अफसर अपॉइंट किया गया और बिना किसी रीजनेबल रीजन के वह डिनाई करता है कि हम ऐसा पुलिस अधिकारी नहीं बनेंगे, तो वह दंड का क्या होगा? भागी। और किस सेक्शन में दंड पाएगा? ये दंड की मात्रा भी आपको याद रखनी है। तो किस सेक्शन में दंड पाएगा? तो आपका 19 में। और कितना दंड पाएगा? तो आपका मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि, यानी कि न्यायालय में मुकदमा चलेगा कि इन्होंने धारा 17 का वायलेशन किया है, अतः धारा 19 के तहत दंडित किया जाए। तो दंड की मात्रा याद रखिएगा। अधिकतम कितना जुर्माना लग सकता है? आपका 50 रुपया। तो भाई आपका फिर एक बार दंड की मात्रा कवर करिए। धारा आपका 19 में पहला दंड मिला आपका कितने रुपए तक का जुर्माना? अधिकतम 50 रुपए तक का। 28 में बताया गया था कि 6 माह का कारावास या 200 रुपया जुर्माना या दोनों। 29 भी कवर करना है, 3 मास के वेतन के बराबर जुर्माना या 3 मास तक का कारावास या दोनों। 3 धाराएं भी बताई गई, तीनों को याद करना, आगे और दंड बताया जाएगा। इसी के साथ धारा 34 भी दंड पूछा जाता है, वहां भी अभी याद कर लीजिए। 8 दिन तक का कारावास या 50 रुपया जुर्माना, सेक्शन 34। तो एक साथ आप 4 सेक्शन पढ़िएगा फिलहाल। अगला देखिए, एक बार अब केवल बैरक बताना 19 में देखिए, यदि कोई व्यक्ति यथापूर्वक विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने पर पर्याप्त प्रतिहेतु के बिना, न आए तो लिख लीजिएगा उचित कारण के बिना। इसका मतलब कि अगर वह व्यक्ति उचित कारण दिखा देता है कि हम इस उचित कारण से विशेष पुलिस अधिकारी का कार्य नहीं करेंगे, तब धारा 19 के तहत वह दंड का भागी नहीं होगा। तो एक दो विशेष कारण आप भी तो बता सकते हैं। क्या कारण बता दे? कि बहुत हम बीमार हैं, यानी कि ये गर्मी इतना पड़ रही थी, यानी कि पुरवैया बह रही थी,
पुराना दर्द था उभर आया, खुद ही शरीर या पिरो रहा है, यानी कि शरीर आपका दर्द कर रहा है और कहाँ से मैं उठ नहीं रहा हूँ बिस्तर से। और ये इंस्पेक्टर साहब हमारा भी लिस्ट में क्या भेज दिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का नाम, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट जांच पड़ताल किया नहीं और हमें भी धारा 17 के तहत क्या बना दिया, स्पेशल पुलिस अफसर। तो मैं कैसे कार्य करूंगा? या आप कह सकते हैं कि दिव्यांग हो, दिव्यांग का भी बचाव ले सकता है कि हम विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, चल ही नहीं सकते, तो बलवा और आपका विद्युत जमावट को दबाना है तो लाठी कहाँ से चलाएंगे? तमाम चीजें हो, मैंने उचित कारण बता दे तो दंड का भागी होगा कि नहीं, तो दंड का भागी नहीं होगा। देखिए आपका अभी एक दो लाइन और बचा है, पूरा बेर एक बार बता दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति यथापूर्वक विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने पर पर्याप्त प्रतिहेतु के बिना ऐसी सेवा करने में या ऐसी विधिपूर्ण आज्ञा या निर्देश का जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसे दिया जाए या तो उपेक्षा करता है या आज्ञा पालन या विशेष पुलिस अधिकारी बनने से क्या करता है, डिनाई करता है, तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर यानी कि कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, विभागीय नहीं, कहाँ चलेगा? तो बताइए धारा 19 आपका विभागीय दंड है कि न्यायिक दंड है? न्यायिक जांच है कि विभागीय? न्यायिक। तो अधिकतम आपका प्रत्येक उपेक्षा, इनकार या अवज्ञा के लिए अधिकतम सजा कितना पा सकता है? 50 रुपये तक का जुर्माना। अब आइए आपका धारा 20 देखा जाए, पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार, यानी कि जो पुलिस अफसर हैं किस अथॉरिटी का यूज करेंगे, तो किस अथॉरिटी का यूज करेंगे? तो पहला हो गया कि इस अधिनियम के तहत भर्ती किए गए पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम, इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस इस अधिनियम के तहत भर्ती किए गए पुलिस अधिकारी, तो तुरंत सेक्शन 2 उठाना है कि पुलिस अधिकारियों की भर्ती आपका पुलिस अधिनियम की किस धारा के तहत की जाती है? 2 के तहत। ये धाराएं जितनी पढ़ाई गई हैं रट कर आइए, धारा 2 के तहत की जाती है आपका। तो इस अधिनियम के तहत जितने पुलिस अधिकारियों की भर्ती की गई है और इस अधिनियम के तहत उन्हें जितनी अथॉरिटी दी गई है, वह सभी अथॉरिटी या प्राधिकार का प्रयोग पुलिस अधिकारी करेंगे। अब आगे बताया जाएगा, तमाम अधिकार दिए गए हैं। अब दूसरा देखिए, और सिया दंड प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए इसके पश्चात पारित किसी अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के उपबंधित प्राधिकार के सिवाय किसी प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपका किस अथॉरिटी का प्रयोग करेंगे, तो दो कानूनों में दिए गए अथॉरिटी या प्राधिकार या का प्रयोग करेंगे। वह कौन कौन से कानून हैं? एक आपका पुलिस अधिनियम 1861, इसकी बात कहा गया है, थोड़ा सतर्क ये रहना है कि इसके बाद ये कहा गया है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए जो जो कानून आगे बनाए जाएंगे, उन कानूनों के तहत जो भी प्राधिकार पुलिस को दिया जाएगा, उन प्राधिकारों का भी ये पुलिस अधिकारी क्या करेंगे? प्रयोग। तो अब आपका सीआरपीसी पहले बनवाइए, तो सर्वप्रथम आपका पूरे भारत के लिए यानी कि प्रेसिडेंसी नगर और स्टेट के लिए सीआरपीसी का निर्माण किस सन में किया गया? तो 1882। सर्वप्रथम पूरे भारत के लिए सीआरपीसी का निर्माण अंग्रेजों ने 1882 ईस्वी में किया। ऐसा भी आजकल क्वेश्चन बन रहा है कि सर्वप्रथम कब की गई पूरे भारत के लिए? 1882। फिर अंग्रेजों ने उस पहले कानून को रिपील किया
और दूसरी बार सीआरपीसी बनाई 1900, ये आपका 1898, यानी कि 1898 में। फिर जब भारत आज़ाद हो गया तो हमारी पार्लियामेंट ने इस दूसरी सीआरपीसी को भी रिपील कर दिया और नई सीआरपीसी 1973 में बनाई गई, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो क्रम में ये चौथी सीआरपीसी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये तीसरी है। तो सीआरपीसी में जितनी भी अथॉरिटी पुलिस को दी गई है, पुलिस उस अथॉरिटी का क्या करेगी, यूज करेगी। तो एक दो उदाहरण बताते हैं। तमाम धाराओं में पुलिस की शक्तियां इत्यादि बताया गया है। जैसे कि आपका कह सकते हैं कि 41 से लेकर 60A तक में कि पुलिस कुछ दशाओं में वारंट के बिना क्या कर सकती है, गिरफ्तार। फिर वारंट पर गिरफ्तार, उद्घोषणा हो गई, कुर्की का आदेश हुआ तो जाकर कुर्की करे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वह 12 है, जहां आप अपराध की सूचना पुलिस को देते हैं और पुलिस को क्या पावर है आपका अन्वेषण में, वह बताया गया है। 154 से लेकर 176 तक, 154। तो ये पुलिस का क्या है। इसके बाद आपका प्रिवेंटिव एक्ट भी है, निवारक कार्य भी है इत्यादि। भाई उतना बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि उतना कोरिलेट करने में घंटों लग जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि एक एक लाइन बताकर क्या किया जाए, निकल लिया जाए। देखिए आपका, अब आइए धारा 20 हो गई। तो धारा 20 के बाद आपका 21। अब जहां तक 21 की बात है, जब भी आप सेक्शन 21 पढ़िए तो दो तीन नियमों को पढ़िए और इसको आज निपटा ही दिया जाए। ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार, जब भी आप ग्राम चौकीदार पर भी एक क्वेश्चन बनता है और आपका ग्राम चौकीदार के बारे में जितने प्रावधान है अभी आपका पढ़ाया जाएगा। यानी कि आप ये, जहाँ तक ग्राम चौकीदार की बात है, ग्राम चौकीदार इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि चौकीदार करता क्या है, पहले ये समझिए, तब तो ग्राम चौकीदार आप पढ़ेंगे। और शहर के चौकीदार और आपका थाने के चौकीदार, यानी कि चौकी पहरा करेंगे, जिले के चौकीदार। तो अभी ग्राम चौकीदार पर ही है। तो पहले एक राजनीतिक उदाहरण, जो देश का चौकीदार है वह आपका सभी लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि ये चौकीदार नहीं है बल्कि क्या है, चोर। यानी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो देश को कौन बचाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, है नहीं कि कोई अंधभक्त हो तो कह दे कि सर कह रहे थे, भाई हम नहीं कर रहे हैं। एक इसके वाक्यों को दोहराया जा रहा है, आपका राहुल गांधी के वाक्य को ले। एक क्वेश्चन आपका मानहानि में बनता है, दोहराने वाला। बहुत खतरनाक है दोहराना भी, क्योंकि कई अंधभक्त क्या हो जाते हैं आपका नाराज, चाहे फेकू के हो, चाहे पप्पू के, और चाहे बुआ के हो या बबुआ के, सब नाराज हो जाते हैं। तो भाई सबको उदाहरण दिया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव उदाहरण में नहीं बढ़ता जाता, ये भी याद रखे। इसलिए कोई नाराज न हो, दिल पर जो अंधभक्त हैं न लें। ये उदाहरण दिया जा रहा है समझाने के लिए, क्योंकि अब ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस पढ़ाई जाएगी तो पहले एक दो लाइन क्या समझ लीजिए, चौकीदार, तभी तो चौकी पहरा करेंगे गांव का। तो आपका राहुल गांधी जी ने कहा कि चौकीदार चोर हैं। तो मोदी जी की एक खासियत ये है कि जैसे ही विपक्षी कोई बात उनके बारे में कहते हैं, उस उन शब्दों को थोड़ा बहुत आपका तोड़ देते हैं और तोड़कर उन शब्दों का प्रयोग अपने फेवर में करने की कला तो है ही।
जैसे कि कहा गया, आपका अय्यर ने कहा कि ये चाय वाला है, कभी चाय वाला पीएम बनेगा, बना है इतिहास में। तो चाय वाला तो सभी चाय वाले वोट दे दिए ज्यादातर कि चाय वाला बन के रहेगा। फिर आपका गुजरात में हारने वाले थे इत्यादि, तो आपका कांग्रेस के नेता कह दिए कि ये नीच हैं। तो वह देखिए कैसे नीच शब्द को उन्होंने मोड़ दिया। वो कह दिए कि नीच जात का कह रहा है। यहाँ नीच का मतलब कि ये मैंने भाई अच्छा इंसान नहीं है। तो उन्होंने अपने फेवर में मोड़ दिया कि हमें नीच जात का कह रहे हैं। तो क्या नीच जात के लोग पीएम नहीं या सीएम नहीं बन सकते? जीत गए आपका भाई। यही तो इसी आधार पर तो जीते। और कुछ आपका लोगों का ऑटो कन्वर्ट हो ही गया इसमें। अगर 2% 3% भी वोट इधर से उधर हो जाता है तो काफी मायने रखता है। तो आइए आपका अगला देखा जाए, तो सभी जो अंधभक्त थे वह अपनी छाती पर, दिल पर और पीठ पर लिखकर घूमते थे कि मैं भी क्या हूँ, चौकीदार। तो अलग बात है कि वह चौकीदार आपका सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। अब हो सकता है कि कुछ आपका देखिए, न्यायपालिका पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा निष्पक्ष कार्य करती हैं। अंदर खाने कभी काल सेटिंग भी होती है, इसमें शक नहीं है। लेकिन कौन कहे वो बात है। भाई कह देंगे तो अवमानना में आप क्या हो जाएंगे, दंडित हो सकते हैं। इसलिए न कहना ही सही है। तो आगे देखा जाए, अब ग्राम चौकीदार के बारे में जो 6-7 नियम अच्छे अच्छे बताए जा रहे हैं, उन नियमों को दिमाग में बैठा लेना है कि ग्राम चौकीदार की नियुक्ति सेक्शन 21 के तहत की जाती है और डीएम यानी कि ग्राम पुलिस भी। और कौन करते हैं? सामान्यतः डीएम करते हैं, जिला मजिस्ट्रेट। तो पहला क्वेश्चन बना कि ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस को अपॉइंट कौन करता है? तो आपका डीएम करता है। इस पर कंट्रोल कौन करता है? डीएम करता है। इनको टर्मिनेट या बर्खास्त कौन कर सकता है? डीएम। ये किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? डीएम। इन्हें पुरस्कार कौन दे सकता है? डीएम। और इन्हें दंड देने की क्षमता किसको है? डीएम को। एसपी ना मार दीजिएगा, कौन दे सकता है? लेकिन एक लेकिन लगाना है। तो तुरंत सेक्शन 21 के साथ जो लास्ट सेक्शन बेयरेट का है 47 भी अभी हम बताएंगे, ताकि दो सेक्शन इधर समाप्त हो जाए। जो प्राधिकार ग्राम चौकीदारों पर जिला मजिस्ट्रेट या डीएम साहब रखते हैं, अगर राज्य सरकार चाहे तो वह जो अथॉरिटी है उस जिले के पुलिस अधीक्षक को आदेश द्वारा दे सकती है। ये क्वेश्चन साल में भी कई जगह गलत दिया गया है कि आपका कि ग्राम चौकीदारों पर कौन प्राधिकार रखता है। तो कई ऑप्शनों में जो सही दिया है वह पुलिस अधीक्षक लिखा है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्राम चौकीदारों पर जो सुपरविजन करता है, जिसके ये अधीन होंगे, वह डीएम है। तो फिर आ जाए कि कब एसपी इन पर कंट्रोल करेगा? जब स्टेट गवर्नमेंट आदेश द्वारा ऐसा क्या करे। अगर अगर ऑप्शन में रहे कि पुलिस अधीक्षक इन पर माने प्राधिकार रखेगा, तो सामान्यतः नहीं। कब आप मारेंगे? जब एक शब्द उसमें जुड़ा रहे। कौन सा? राज्य सरकार क्या की हो, आदेश द्वारा निर्देश दी हो कि जो प्राधिकार डीएम का ग्राम चौकीदार पर है वह किसका होगा? आपका एसपी का। तब एसपी कंट्रोल करेंगे, अन्यथा एसपी को पावर नहीं है। तो अगर राज्य सरकार ना आए तो आप डीएम मार कर आइए। ये हम नहीं बता रहे हैं, अभी डायरेक्ट हम बताएंगे कि सेक्शन में ये दिया गया है। जो लास्ट सेक्शन है 47। तो जब भी सेक्शन 21 को पढ़िए, आप तुरंत किस सेक्शन को पढ़ेंगे? आपका 47। अभी भूमिका एक दो लाइन और बांधी जाए तब भाई, क्योंकि अभी भूमिका में बचा है।
अब ग्राम चौकीदार के बारे में स्पेशल प्रावधान आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 के पैरा में भी किया गया है। तो कहाँ से, पहले तो ये पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक पैरा है, किस अध्याय में है, तो अभी बता ही जाएगा। लेकिन ये याद रखिए, दो तीन नियम और याद रखिए। ग्राम चौकीदारों का जो मुख्य कार्य होता है वह गांव का चौकी पहरा देना, यानी कि आपका गांव में चौकी पहरा देना, यानी कि गांव में लोगों को माने गांव में अपने घूमना और रात में चौकी पहरा देना, यानी कि सुरक्षा करना, यानी कि डंडा और सीटी बजाते रहना और क्या बोलते रहना, जागते रहो जागते रहो। तो भाई आप जाग रहे हैं तो लोग सोएंगे कि जागते रहेंगे? भाई ग्राम चौकीदार जाग रहा है तो लोग क्या करेंगे? यही तो मोदी जी ने कहा कि चौकीदार सक्रिय हैं, आप जाकर निष्क्रिय होकर क्या करिए, सो जाइए, देश का खजाना लूटने नहीं देगा। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये चौकीदार नहीं क्या है, चोर हैं। सक्रियता आप लोगों को सुलाकर और देश का खजाना क्या किया, लूट लिया। भाई यही तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। ग्राम चौकीदार का आपका कर्तव्य क्या है, नियुक्ति क्या है, किसके अधीन होगा? तो मुख्य कर्तव्य दो तीन और जानना है जो पैरा में मिलेगा कि ग्राम चौकीदार गांव में जितनी घटनाएं होती हैं या जो लोग जन्म लिए, जो लोग मरे, उनकी सूचना थाने पर देता है। वो महीने में 2 बार थाने पर जाता है, यानी कि 2 बार थाने पर जाने का कर्तव्य है। ये भी पूछा जाता है कितनी बार, 2 बार। और एक बार उसी में उसको दे दिया जाएगा वेतन थाने से। आपका कह सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब पुलिस गांव में जाती है तो ग्राम चौकीदार उनको रास्ता भी दिखाता है, यानी कि ग्राम चौकीदार शुद्ध रूप से मुखबिरी या जासूसी का काम करता है। गांव में कौन व्यक्ति आपका कैसा कार्य कर रहा है, कहाँ दंगा बलवा अपराध होने वाला है या कहाँ हुआ है, कौन संदिग्ध व्यक्ति गांव में आ गया, इसकी सूचना तत्काल किसको दे, थानेदार को दे, यानी कि इसलिए थानेदार साहब को ग्राम के चौकीदार से क्या बनाए रखना चाहिए। और यही आपका कम हो रहा है, ग्राम का चौकीदार निष्क्रिय तो गांव में आपका विवाद ज्यादा। अगर चौकीदार सक्रिय रहता तो पुलिस घटना के पहले ही घटना स्थल पर क्या होती, पहुंच जाती। लेकिन चौकीदार सुस्त तो चोर क्या हो जाएंगे, चुस्त दुरुस्त। यानी कि अगर गांव का चौकीदार सो गया तो चोर उचक के आसानी से गांव में चोरी करके क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो ग्राम चौकीदार के बारे में अब सेक्शन वाइज पहले देखिए, फिर इसी समय आपका पैरा भी बता दिया जाए ताकि पैरा भी समाप्त हो। एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनता है। अब कैसे बनेगा वो हम बताते रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। देखिए इसमें धारा 21 शुरू किया जाए, भाई ग्राम पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम में कोई बात किसी आनुवांशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी को प्रभावित नहीं करेगी। तो ज्यादा तक जो ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस वाले होते हैं वह आनुवांशिक होते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिता ग्राम चौकीदार था तो सामान्यतः पुत्र भी क्या बन जाता है, ग्राम चौकीदार। फिर उसका पुत्र भी ग्राम चौकीदार। पुत्र चाहे तो ग्राम चौकीदार बनने से क्या कर दे, इनकार, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर आज भी गांवों में देखा जाता है कि ग्राम चौकीदार उत्तर प्रदेश में आनुवांशिक ही होते हैं, यानी कि पिता था तो कौन हो गए, पुत्र। ये देखने को क्या उसके घर का कोई हो जाता है, ये देखने को मिलता है, आनुवांशिक ही चलता है। अगला देखिए, इसी को आपका उत्तराखंड में विलेज गार्ड कहा गया था।
गांव का रक्षक कहा गया था। उसकी नियुक्ति के लिए अलग अब कानून है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, न कि उत्तराखंड के लिए। भी ध्यान में रखना है। देखिए, इस अधिनियम में कोई बात किसी आनुवांशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी को प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि वह अधिकारी इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती न किया जाए। और इस प्रकार भर्ती किए जाने पर ऐसा जो अधिकारी होगा, कह सकते हैं कि वह इस कानून से गवर्न होगा, जैसे पुलिस गवर्न होती है। इसका मतलब कि सामान्यतः जो ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस होते हैं, उनकी नियुक्ति सेक्शन 2 के तहत नहीं की जाती। ये पहले याद रखिए, अलग की जाती हैं। अगर उन्हें सेक्शन 2 के तहत पुलिस बल में भर्ती कर लिया गया, तब ये कानून में जो पुलिस अधिकारी के इत्यादि के कार्य हैं, उनको भी करने होंगे, यानी कि वैसे ही माने जाएंगे जैसे पुलिस अधिकारी। लेकिन ये कब? जबकि उन्हें धारा 2 के तहत क्या किया गया, पुलिस बल में भर्ती नहीं किया गया है, ग्राम चौकीदार ही बनाया गया है, ग्राम आपका पुलिस बनाया गया है। तो सेक्शन 2 के तहत इसका मतलब कि भर्ती नहीं किया गया है। अगला देखिए, आपका कोई आनुवंशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी बिना अपनी सम्मत के और बिना उसकी सम्मत के, जिन्हें नाम निर्देशन का अधिकार है, भर्ती नहीं किया जाएगा। यानी कि जब तक कि वह व्यक्ति ग्राम पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती होने का माने सम्मति न दे दे। जबरदस्ती किसी व्यक्ति को, भले पिताजी हो, तो क्या पुत्र को जबरदस्ती ग्राम पुलिस बना दिया जाएगा? सम्मत से बनाया जाएगा कि सम्मत के बिना? सम्मत से। तो अगला देखिए, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंटी में पुलिस चौकीदार। उतना नहीं देखना है, बस एक लाइन देखना है कि आपका पुलिस ग्राम पुलिस तो थी ही, कई जगह ग्राम चौकीदारों की भी क्या की जाती थी, नियुक्ति। तो आ जाइए, डीएम करते थे नियुक्ति। अब आ जाइए 47। तुरंत आपका लास्ट सेक्शन उठाना है, तब पैरा से आपका पैरा भी बता दिया जाए। पर देखिए एक लाइन इसमें, 47 से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, और बने भी हैं। जाकर आप साल पेपर देखते रहे भाई। पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार, यानी कि एसपी का जो ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार हैं, आपका उस पर कब अथॉरिटी होगी, कब प्राधिकार होगा? तो जो लोग आपका फाउंडेशन वाले होते हैं, बहुत दिन हो गया उदाहरण दिए हुए, भाई फाउंडेशन का भी उदाहरण दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया। इधर थोड़ा प्रेशर में याद ही नहीं आ रहा है ज़्यादा उदाहरण, लेकिन फिर भी बीच बीच में एक दो उदाहरण चलता रहे, नहीं तो भाई थोड़ा बहुत स्पीड अब बढ़ रहे धीरे धीरे, तो लोग उब भी जाएंगे। तो फाउंडेशन वाला उदाहरण का मतलब ये हुआ कि कई लड़के रहते हैं फाउंडेशन वाले। फाउंडेशन का मतलब ऊपरी आवरण। फाउंडेशन आपका जैसे कि कोई फंक्शन हो रहा है, किसी का विवाह है, कोई तिलकोत्सव है, या अन्य आपका समारोह है, तो पूरा क्रीम इत्यादि पोत लेंगे मुंह में, यानी कि लगा लेंगे, और लगाकर आपका चेहरे को क्या करेंगे, चमका देंगे। तो चेहरा आपका चमकता रहेगा, और जो हाथ होत रहेगा वैसे ही पुराने जमाने के स्टाइल में रहेगा। इसी को फाउंडेशन कहते हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो इसी तरह नए लड़के ज्यादा जो होते हैं वो हेडिंग खूब याद करते हैं। तो हेडिंग देखिए, पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार। तो इसे तो यही लगता है कि जो ग्राम चौकीदार होगा उस पर कौन अथॉरिटी रखता है, एसपी। लेकिन अंदर पढ़ते नहीं, यानी कि अंदर जाएंगे, आपका पालिश ओलिश सुबह जब झड़ जाती है दूल्हे की, तो चेहरा सूख जाता है और असली चेहरा क्या हो जाता है। तो इसी को फाउंडेशन कहते हैं भाई।
आप देख सकते हैं फाउंडेशन, तमाम जगह देख सकते हैं। आपका सुंदरता में निखार आ जाता है फाउंडेशन से, इसमें कोई शक नहीं है। और सुबह सुबह चेहरा क्या हो जाता है, आपका सूख कर कांटा हो जाता है। यानी कि देखिए आगे भाई, आपका तो हेडिंग केवल नहीं पढ़ना है, उसमें के अंदर की बातें भी पढ़नी है। देखिए अंदर की बात है आपका, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा। विधिपूर्ण होगा माने वैलिड होगा, वैध होगा। यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी राज्य सरकार के अधीन राज्य क्षेत्र के किसी भाग में इस अधिनियम को प्रभावशील करने में यह घोषित करे कि जो प्राधिकार जिले का मजिस्ट्रेट पुलिस के प्रयोजनों के लिए किसी ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस पर प्रयोग करता है या कर सकता है, उसे पुलिस का जिला अधीक्षक जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन प्रयोग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस पर जो प्राधिकार डीएम का होता है, अगर राज्य सरकार चाहे तो यह घोषित कर सकती है कि यह प्राधिकार किसको प्राप्त होगा, एसपी को, लेकिन किसके साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, डीएम। ये ऐसे नहीं होगा एसपी को, जब कौन घोषित करे। और एसपी को दिया भी जाएगा अथॉरिटी ग्राम चौकीदारों पर, तो वह डीएम के जनरल कंट्रोल के क्या होगा, अधीन। लेकिन एसपी को कब मिलेगा, जब राज्य सरकार क्या करे, घोषित। और हेडिंग में देखिए क्या लिखा गया है। हेडिंग में पुलिस के जिला अधीक्षक का पुलिस पर प्राधिकार, तो जो अंदर नहीं पढ़ेगा कि ऐसे प्राधिकार जब तक किया नहीं जाएगा मिलेगा नहीं। तो अब आइए पैरा देखा जाए, तुरंत आपका पैरा भी पढ़ा दिया जाए। भाई जहां तक ग्राम चौकीदार की बात है, ग्राम चौकीदार के लिए जो आपका पैरा पढ़ना है, आपका अध्याय 9 निकाल लीजिए, विलेज पुलिस या ग्राम चौकीदार। 89 पैरा नंबर 89 से लेकर और आपका 96 है, 96A। पहला तो ये याद रखे कि ग्राम चौकीदार के बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 के अध्याय 9 में दिया गया है। और किस पैरा से किस पैरा तक, तो एक क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज बनता है। प्रयास ये करना है कि सभी चैप्टर का एक लिस्ट बना लीजिए, और किस चैप्टर में क्या है ये समझिए ना, रट्टा मारिए। कुछ बातें रट्टा मारनी ही होंगी। 37 चैप्टर हैं, तो चाहते हैं कि चैप्टर से गलत न हो, तो उसका एक ही उपाय है कि लिस्ट बनाकर क्या मारिए, रटिए। तो देखिए पैरा अध्याय 9 में है, पैरा याद रखिए किस पैरा से किस पैरा तक, तो 89 से लेकर 96A। तो देखिए आपका अभी है समय थोड़ा बहुत, 5 मिनट और पढ़ाया जाए तब ब्रेक दिया जाएगा। पहला 89 में है ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य। तो ग्राम चौकीदार गांव ग्राम का सेवक है, तो देश का सेवक कौन है, पीएम। कह ही रहे हैं भाई, सबसे बड़ा मैं नौकर हूं देश का, सेवक हूं, चौकीदार हूं। तो गांव का कौन चौकीदार है, ग्राम चौकीदार। तो ग्राम चौकीदार ग्राम का सेवक होता है। अब जिसका मुख्य कार्य अपने कार्यभार के अधीन गांव की चौकी पहरा देना है। कभी बताया गया कि गांव की चौकी पहरा क्या करे, दे। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राम के मुखिया की रिपोर्ट ले जाए। तो कहाँ ले जाए भाई, ग्राम की मुखिया की, मुखिया मतलब क्या हुआ, हाँ मुखिया जी समझ भाई, मुखिया मतलब प्रधान जी। तो ग्राम चौकीदार
प्रधान की रिपोर्ट कहाँ ले जाता है? थाने पर। तो आजकल कम ले जाता है, क्योंकि प्रधान जी खुद थाने पर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो मुखिया जी पर कई गाना बना है। अगर मुखिया बन गए गांव का, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बल्ले बल्ले, यानी कि 2-4 माह में अगर ईमानदार न हो तो 6 माह में 4 व्हीलर तो क्या करेगा। अलग बात है कि 2-4 ईमानदार निकल जाते हैं, मुखिया होते हुए भी नहीं कमा पाते, वो अलग बात है। क्योंकि जितना काम कराएंगे उतना पैसा है। करोड़ों रुपया गांव में सेटिंग करके आप मंगा सकते हैं गांव के विकास के लिए। गड्ढा खुदवाइए, तालाब खुदवाइए, सड़क खुदवाइए, इत्यादि खुदवाइए। रोज 2-4 हजार लेबर क्या करिए, लगाए रहिए और अधिकारियों से मिलकर उनको भी खिलाइए, अपने भी खाइए, और मनरेगा का पैसा क्या करिए, अपना कुछ दीजिए और कुछ ले लीजिए। तो आगे देखिए भाई, मुखिया की रिपोर्ट कहाँ ले जाता है? आपका थाने पर। उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचाने और भी द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियां करें, यानी कि ग्राम चौकीदार अपराधियों का पता लगाए और कानून द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियां करें। तो क्या अपराधियों को गिरफ्तार कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। क्या अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचा सकता है कि नहीं? कल ही शाम को बताया गया। फिर एक बार देखिए, अगर सहायता न पहुंचाकर गलत सूचना दे दे तो कल ही सेक्शन बताया गया, 177 बताया गया था। और आपका आईपीसी का शाम को, और आपका दृष्टांत नंबर 2 वहां से जोड़कर पढ़िएगा आईपीसी में। वहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। एक ग्राम चौकीदार है, उसका ये कर्तव्य है कि अगर कोई गांव में अपराधी जा रहा हो या टोली डकैतों की, तो पुलिस को सूचना दे। सही सही सूचना दे कि गलत गलत। तो सूचना देता ही नहीं तो 176 में आएगा। और सूचना दिया लेकिन गलत दे दिया, यानी कि डकैत पूरब जा रहे थे और कह दिया पुलिस को कि पश्चिम जाए, तब तो भाई फर्जी सूचना दिया। और सूचना देने के लिए, सत्य सत्य जानकारी देने के लिए विवेकाधिकार नहीं, ग्राम चौकीदार क्या है? बाध्य हैं। विवेक न कहिएगा, वो क्या है? बाध्य हैं। सीआरपीसी की धारा, इसको जोड़ लीजिएगा, 40। सीआरपीसी की धारा 40 के तहत कुछ अपराधों की सूचना देने के लिए ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस, पुलिस को सूचना देने के लिए क्या है? बाउंड। इसको कल आगे बढ़ाया जाएगा भाई, 1 घंटा से अधिक हो गया, समय का पता ही नहीं पहले पीरियड में पुलिस एक्ट में लगता। तो आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर एविडेंस चलेगा। देखिए, समय 2-4 दिन में और बढ़ाया जाएगा भाई, थोड़ा एडजस्ट किया जा रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए। इसमें अभी कल बता देंगे फिर। अब या इसको बताइए 1 मिनट जो बस। नहीं तो उस जिले या जिले के उपखंड जिसके अंतर्गत ऐसा क्षेत्र स्थित है, मजिस्ट्रेट से। तो यहाँ मजिस्ट्रेट लिखा ना, डीएम तो लिखा नहीं है। मजिस्ट्रेट से क्या आवेदन देगा ना, ये भी तो है ना। वहाँ अगर वहाँ लिखता कि जिला मजिस्ट्रेट, तब हम मानते हैं, लेकिन नहीं लिखा है तो भाई मजिस्ट्रेट मतलब, मजिस्ट्रेट माने सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अगर डीएम लिखना रहता तो जिले का मजिस्ट्रेट स्पष्ट लिखा जाता है। नीचे देखिए, प्रतकर का निर्धारण मजिस्ट्रेट नहीं लिखा है, स्पष्ट जिले का मजिस्ट्रेट लिखा है। नीचे देखिए, मजिस्ट्रेट मतलब कि आप सेक्शन 1 से कवर करेंगे, एसडीएम डीएम सब आ जाएंगे।